ये तस्वीरें नेपाल की हैं। बाढ़ की वजह से कई गांव के गांव डूब चुके हैं। सैकड़ों घर, सड़कें, पुल और कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स सब तबाह हो चुके हैं। हालात सबसे ज़्यादा बदतर रसुवा ज़िले में है। यहाँ इतना पानी भर चुका है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स तक नहीं उतर पा रहे हैं। शो लिखे जाने तक 17 लोगों की मौत की जानकारी आई है। 105 भारतीय भी इस वक्त लापता हैं। डर इस बात का भी है कि बाढ़ कहीं नेपाल से भारत न आ जाए। नेपाल के बॉर्डर से लगे भारत के कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। नेपाल में अचानक आई इस फ्लैश फ्लड की क्या वजह है, रेस्क्यू के लिए क्या किया जा रहा है और इससे बचने के लिए भारत की क्या तैयारी है, आज इसी पर बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि 5 साल बाद अचानक अमेरिका का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट रूस क्यों पहुंचा, पुतिन और ट्रंप के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है। नमस्ते, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं लिलन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by New India Assurance and ZX. Presenting the New India Stree Shakti Samrakshan Policy includes mass layoff, personal accident, posh victim and optional fire and burglary cover. सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें नेपाल से आई हैं, जहां अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 26 अगस्त को सुबह 9 बजे के आसपास नेपाल और तिब्बत की सीमा से सटे इलाकों में बहने वाली भोटेकोशी नदी का जल स्तर अचानक से बढ़ गया। ये भोटेकोशी नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल में आती है और आगे जाकर सुनकोशी नदी में मिल जाती है। यही सुनकोशी नदी आगे चलकर सप्तकोशी या कोसी नदी बनती है, जो भारत के बिहार में प्रवेश करती है। बाढ़ की वजह से नेपाल के पहाड़ी जिले रसुवा में हालात तेजी से खराब हो गए हैं। रसुवा बागमती प्रांत का एक जिला है जो नेपाल तिब्बत सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा तिमुरे और स्याइब्रुबेसी जैसे इलाकों में भी कई गांव डूब चुके हैं। घर, सड़कें, पुल और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तबाह हो गए। यानी इतनी ज़्यादा पानी भर चुका है कि नेपाली सेना ने कहा है कि अभी हेलीकॉप्टर भी नहीं उतारा जा सकता। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही हैं। अब तक बाढ़ से 17 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ के बाद कई टूरिस्ट भी लापता हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक लगभग 400 यात्रियों का पता नहीं चल पा रहा है। इनमें 290 से ज़्यादा विदेशी नागरिक हैं, जिनमें 105 भारतीय भी शामिल हैं। इसके अलावा अमेरिका, मलेशिया, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड से आए कई यात्री भी लापता हैं। फिलहाल प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। रेस्क्यू मिशन के लिए नेपाली सेना को डिप्लॉय किया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह ने रसुवा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत के लिए सशस्त्र पुलिस बल और नेपाली पुलिस को तैनात करने के निर्देश दिए हैं। प्रभावित इलाकों में दूसरे जिलों से भी अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भेजे गए हैं। नेपाल में बाढ़ से हुए नुकसान और मौतों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह से बात कर बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल समय में भारत नेपाल के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत से नेपाल के लिए राहत सामग्री भी भेजी जा रही है। भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। भारत में नेपाली दूतावास ने वहां रहने वाले भारतीयों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे हैं, जिसे आप नोट कर सकते हैं। नेपाल की नदियों में आई बाढ़ के बाद भारत में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। नेपाल की कई नदियां बहकर बिहार और यूपी के जिलों में आती हैं, लिहाजा दोनों राज्यों में सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। हालात को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की और हालात का जायजा लिया। खतरे को देखते हुए बिहार में NDRF और सेना की टुकड़ियां भेजी जा रही हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के बॉर्डर जिलों में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। आशंका है कि नेपाल से आई बाढ़ से महाराजगंज और कुशीनगर में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ सकता है। इसे देखते हुए बॉर्डर इलाके में प्रशासन ने अलर्ट जारी करने का आदेश दिया है। बाढ़ का असर तिब्बत में भी हुआ है। यहाँ के गिरोंग इलाके में भूस्खलन की खबरें आई हैं, जिसके बाद से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आदेश दिया है कि लापता लोगों को खोजने और बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जाए। नेपाल में आई अचानक बाढ़ की वजह सिर्फ बारिश नहीं मानी जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो रसुवा में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 7 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। ऐसे में संदेह है कि तिब्बत में ग्लेशियर झील फटने से अचानक पानी भोटेकोशी नदी में आ गया। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की 2020 की स्टडी के मुताबिक भोटेकोशी बेसिन में 122 ग्लेशियर झीलें हैं। कौन सी झील फटी है इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।
सैटेलाइट इमेज और तकनीकी जांच से स्रोत का पता लगाया जा रहा है। ग्लेशियर झील के सामने अक्सर बर्फ, मिट्टी, पत्थर और मलबे की प्राकृतिक बांध जैसी संरचना होती है। ये बांध कमजोर पड़ जाते हैं या टूट जाए तो झील का पानी अचानक से नदी की ओर बहने लगता है। इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लेशियर झील फटने से आने वाली बाढ़ कहा जाता है। मुमकिन है कि नेपाल में मची तबाही की भी यही वजह हो। भोटेकोशी नदी में बाढ़ का ये पहला मामला नहीं है। पिछले साल भी इसी नदी में आई बाढ़ से नेपाल को बड़ा नुकसान हुआ था। उस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई थी। नेपाल और चीन को जोड़ने वाले फ्रेंडशिप ब्रिज भी बाढ़ में बह गया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच सड़क संपर्क और व्यापार कई महीनों तक प्रभावित रहा था। नेपाल की बाढ़ से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स के लिए चलते हैं ललन टॉप न्यूज़ रूम। नेपाल में बाढ़ की वजह से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 95 पार कर गया है। प्रभावित इलाकों में नेपाली सेना के 44 जवान, पुलिस के 28 जवान और आर्म पुलिस फोर्स नेपाल के 13 सुरक्षाकर्मी लापता हैं। लापता भारतीय टूरिस्ट की संख्या भी बढ़कर 133 हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले 24 घंटों में भारतीय सेना और वायुसेना नेपाल में पूरी ताकत के साथ राहत और बचाव अभियान चलाएगी। इसके अलावा प्रभावित इलाकों में अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले 60 कर्मचारी भी लापता हैं। नेपाली प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग की है। इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में भी सर्च और रिलीफ ऑपरेशन को तेज करने का फैसला किया गया है। वहीं चीन ने तिब्बत में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। इसके लिए 574 बचाव कर्मियों को प्रभावित इलाके में भेजा गया है। अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। अभी एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 25 अगस्त की दोपहर करीब 1 बजे अमेरिकी एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर 3rd ट्रांसपोर्ट प्लेन मॉस्को पहुंचा। फ्लाइट ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइट रेडार 24 के मुताबिक विमान मॉस्को के वनुकोवो एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। विमान ने लातविया की राजधानी रिगा से सीधे मॉस्को के लिए उड़ान भरी थी। फ्लाइट डेटा के मुताबिक अमेरिकी रजिस्ट्रेशन वाला टेल नंबर 077181 विमान 23 अगस्त को मैरीलैंड में मौजूद जॉइंट बेस एंड्रयूज से उड़ान भरी थी। ये वही बेस है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति का एयरफोर्स 1 भी मौजूद रहता है। C-17 ग्लोब मास्टर 3rd अमेरिकी रक्षा विभाग का हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इस तरह के विमान सेंसिटिव डिप्लोमेटिक विजिट के लिए खास तौर पर फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इनमें नेताओं के लिए ज़रूरी उनके खास तरह की गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सपोर्ट स्टाफ को साथ ले जाया जा सकता है। C-17 ग्लोब मास्टर के बाद एक दूसरा अमेरिकी वायुसेना का विमान C-40B भी जॉइंट बेस एंड्रयूज से रवाना हुआ और C-17A के लातविया पहुंचने के कुछ घंटे बाद ये भी वहां लैंड कर गया। इसके भी नेक्स्ट लोकेशन मॉस्को ही बताई जा रही है। C-40B एक मॉडिफाइड बिजनेस जेट है जिसका इस्तेमाल सीनियर अमेरिकी सरकारी अधिकारियों को ले जाने के लिए किया जाता है। किसी को नहीं पता था कि विमान मॉस्को क्यों गया है, विमान में कौन है और ट्रिप की वजह क्या है, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई। अमेरिका और रूस ऐसे 2 देश तो नहीं हैं जिनके बीच अक्सर डिप्लोमेटिक या कोई और हाई लेवल की मीटिंग होती रहती हो। पूरे ग्लोबल मीडिया में हलचल मच गई कि रूस और अमेरिका के बीच क्या पक रहा है। कुछ घंटों बाद अमेरिकी मीडिया CBS न्यूज़ ने यह खुलासा किया कि विमान में अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के चीफ जॉन रैटक्लिफ मौजूद थे, लेकिन वो अचानक रूस क्यों पहुंचे इसके बारे में कोई डिटेल्स नहीं आई। CIA, पेंटागन और US एयरफोर्स के प्रवक्ताओं ने रैटक्लिफ की यात्रा पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। क्रेमलिन ने भी इस दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी। जब वॉशिंगटन पोस्ट ने इस बारे में पूछा तो क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस हफ्ते अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ कोई बैठक की योजना नहीं है। जब उनसे इस विमान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ये सिक्योरिटी सर्विसेज के बीच कॉन्टैक्ट के लिए कोई मीटिंग हो सकती है। इस बीच एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी ने CBS न्यूज़ को बताया था कि अमेरिका ने यूक्रेन को पहले ही ये जानकारी दे दी थी कि एक सीनियर अमेरिकी डेलीगेशन मॉस्को जाएगा और उससे कहा था कि उनके रूस से लौटने तक यूक्रेन अपने हमले रोक दे। लेकिन अमेरिका और रूस दोनों ने अभी तक रैटक्लिफ के रूस में होने की पुष्टि नहीं की है। अगर वो सच में मॉस्को गए हैं तो ये CIA प्रमुख बनने के बाद रैटक्लिफ की पहली रूस यात्रा होगी। साथ ही जनवरी के बाद ट्रंप प्रशासन की किसी भी बड़े अधिकारी की रूस की ये सबसे उच्च स्तरीय यात्रा होगी। जनवरी में ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। बातचीत का मुद्दा था यूक्रेन में शांति लाने और जंग खत्म कराने के लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश। रूस में 2019 से 2022 तक ब्रिटिश मिलिट्री अटैचे रहे जॉन फोरमैन ने रेडियो 4 के PM प्रोग्राम में कहा है कि अगर रैटक्लिफ वहां गए हैं तो मामला गंभीर होना चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका आमतौर पर इतने वरिष्ठ अधिकारी को बिना पहले से ऐलान किए इतनी जल्दी रूस नहीं भेजता जब तक कोई बड़ी बात ना हो। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि रैटक्लिफ आखिर रूस क्यों गए। इसके 3 जवाब हो सकते हैं।
एक संभावना यह है कि ट्रंप प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या रूस को अब भी यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है। जनवरी 2025 में सत्ता में आने के बाद से ही ट्रंप लगातार रूस यूक्रेन के बीच जंग खत्म कराने की कोशिश करते रहे हैं। इस बीच उन्होंने पिछले साल अगस्त में अलास्का में पुतिन से मुलाकात भी की थी, लेकिन इसका कोई खास नतीजा नहीं निकल पाया था। फिर ट्रंप का ध्यान ईरान पर चला गया और यूक्रेन पीस प्लान ठप हो गया। अब ईरान में कोई बड़ी जीत हाथ नहीं लगने की वजह से हो सकता है कि ट्रंप का ध्यान वापस यूक्रेन की तरफ जा रहा हो। वॉशिंगटन बेस्ड फाउंडेशन फॉर डिफेंस एंड डेमोक्रेसीज के ब्रैडली बोमेन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि रेडक्लिफ की प्राथमिकता सीधे पुतिन से ये कहना होगी कि यूक्रेन के खिलाफ ये युद्ध खत्म करें। लेकिन एक दूसरी थ्योरी इससे ज्यादा चिंताजनक है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रैडक्लिफ की रूस यात्रा को रूस की यूक्रेन में संभावित नई लामबंदी की तैयारियों से जोड़कर देखा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस करीब 5 लाख सैनिकों की एक बड़ी टीम को यूक्रेन भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसके जरिए यूक्रेन में एक नया मोर्चा खोला जा सकता है। इसके साथ नेटो देशों पर सैन्य दबाव बढ़ाकर गठबंधन की एकता को परखने की कोशिश भी हो सकती है। ऐसे में रैडक्लिफ की मुलाकात का मकसद सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि चेतावनी देना भी हो सकता है। माने वो पुतिन को ये मैसेज देना चाह रहे हो कि हम जानते हैं कि आप क्या करने की सोच रहे हैं और बेहतर होगा कि आप ऐसा ना करें। ऐसा पहले भी हो चुका है। बाइडेन प्रशासन के दौरान भी CIA के रास्ते मॉस्को में इसी तरह के सेंसिटिव मैसेज पहुंचाए गए थे। ये बात यूक्रेन जंग शुरू होने से ठीक पहले की है। उस वक्त CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स थे, जो पहले रूस में अमेरिकी राजदूत भी रह चुके थे। वो नवंबर 2021 में मॉस्को गए थे। बर्न्स ने रूसी अधिकारी के अलावा राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात की थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक बर्न्स ने तब पुतिन को साफ चेतावनी दी थी कि अमेरिका के पास रूस के यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारियों से जुड़ी खुफिया जानकारी है और ऐसा हमला नहीं होना चाहिए। हालांकि इस वार्निंग का रूस पर कोई खास असर नहीं हुआ। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसके बाद उसी साल के आखिर में बर्न्स ने तुर्की में अपने रूसी समकक्ष से भी मुलाकात की थी। उस मुलाकात में उन्होंने रूस को यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी थी। असल में उस वक्त युद्ध के मैदान में रूसी सेना लगातार पीछे हट रही थी। टीम बाइडेन को चिंता थी कि पुतिन ऐसी स्थिति में रूस के परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का विकल्प चुन सकते हैं। इन्हीं वजहों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी मामला कुछ पेचीदा हो सकता है। रेडक्लिफ की रूस जाने की दूसरी वजह हो सकती है ईरान जंग। रूस मामलों पर जानकारी रखने वाली एंजेला स्टेंट ने जर्मन न्यूज नेटवर्क DW से कहा कि अलग अलग रिपोर्ट्स में ये लगातार कहा गया है कि रूस ईरान को क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों से जुड़ी खुफिया जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में संभव है कि इसी इंटेलिजेंस से कुछ अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी हमलों में मदद की हो। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन उन देशों पर भी प्रतिबंध लगा रहा है जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। रूस ईरान का एक अहम ट्रेडिंग पार्टनर है। हो सकता है कि CIA प्रमुख रूस पर दबाव डालने गए हों कि वो ईरान को इंटेलिजेंस, मिलिट्री या दूसरे तरह की मदद देना बंद करे। इस ट्रिप की तीसरी और आखिरी वजह जो सामने आ रही है वो हो सकती है अमेरिकी कैदियों की रिहाई। CIA की भूमिका सिर्फ रूस और ईरान से जुड़े रणनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं है। ये एजेंसी रूस की जेलों में बंद अमेरिकी नागरिकों की रिहाई को लेकर भी बातचीत में शामिल रही है। ऐसे में इस यात्रा का मकसद भी कैदियों की अदला बदली हो सकता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम 74 साल के स्टीफन हबर्ट का है। वो पहले शिक्षक रह चुके थे और अप्रैल 2022 से रूस की हिरासत में है। उन पर यूक्रेनी सेना में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। अमेरिकी विदेशी विभाग ने तब कहा था कि उन्हें गलत तरीके से हिरासत में लिया गया। इसके बाद उन्हें अमेरिकी नागरिक भी घोषित कर दिया गया था। 2024 में एक रूसी अदालत ने हबर्ट को 6 साल 10 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इससे पहले इसी महीने रूस ने रॉबर्ट गिलमैन नाम के एक पूर्व अमेरिकी मरीन को रिहा किया था। गिलमैन पिछले 4 साल से ज्यादा समय से रूसी जेल में बंद थे। जॉन रैडक्लिफ की यात्रा की वजह इन तीनों में से कोई एक या सभी हो सकती हैं। लेकिन ऐसे समय में जब यूक्रेन लगातार रूस पर हमले करने की वजह से युद्ध के डायनामिक्स बदल चुका है और ट्रंप ग्लोबल फ्रंट पर एक बड़ी जीत के लिए तरस रहे हैं, इस यात्रा से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? हमने इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल किए। दूसरा, CIA हम सब जानते हैं कि एक एजेंसी है जो अपने काम सीक्रेट रखती है। तो किस कार्य के लिए गए थे उसके लिए कोई पब्लिक नोट भी नहीं आएगा, लेकिन कयास ही लगाया जा सकता है। मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है कि इस समय रूस एक हाइब्रिड वॉर की तरफ भी बढ़ रहा है, जिसमें वो नेटो के इंटरेस्ट को खासकर जो देखा गया था जर्मनी के लिप्जिग एयरपोर्ट पर कुछ एक्सप्लोसिव रखे थे और उसी एयरपोर्ट पर यूक्रेन के लिए जाने वाले कुछ सामान, युद्ध के सामान रखे हुए थे, तो उसको लेकर हो सकता है। दूसरा,
मुझे इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है कि रूस ईरान के साथ, जैसा कि स्पेकुलेशन है, इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है। इंटेलिजेंस यानी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं अमेरिका के वेस्ट एशिया में, उनके बारे में, मिसाइल की फ्लाइट और ट्रेजेक्ट्री के बारे में, कैसे अटैक किया जाए, ये सारी बातें भी हैं। तीसरी जो सबसे प्रोबेबल है कि प्रिजनर एक्सचेंज की भी बात हो रही है कि शायद वो प्रिजनर एक्सचेंज करेंगे ऐसे समय में जब पूरे अमेरिका और इसके बीच तो संबंध स्थापित हो गए हैं, लेकिन कुछ अमेरिकी प्रिजनर्स इस समय रूसी जेल में है और कुछ रूसी प्रिजनर्स अमेरिकी जेल में है, तो उनके भी स्वैप, और पहले ऐसा हुआ भी है, और या कुछ मीडिएशन उस लेवल पर कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो यूक्रेन और रूस के हैं दोनों की अदला बदली हो, वो हाल में हुआ भी है कुछ दिनों पहले, तो उसके भी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस समय मुझे लग रही है कि वो है कि किसी भी तरह एक इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये शेयर किया जा सकता है कि यूक्रेन इस समय उन पर एरियल म्यूनिशंस का अटैक कर रहा है, वो और तीव्र हो सकते हैं, और वो रूस के भी हित में नहीं। हम सब देख रहे हैं रूस में इस समय पेट्रोल क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो रहे हैं, तो उस शर्त पे अगर आप उन पर अटैक्स रोक दें, क्योंकि पेट्रियट वो दे नहीं रहे हैं, यानी उनके जो मिसाइल एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको वो दे नहीं रहे हैं, तो शायद ये इस तरह से भी बताने गए होंगे। तो इसके कई सारे स्पेकुलेशन हो सकते हैं और स्पेकुलेशन में ही रहेगा, लेकिन ये अनफोल्ड करेगा 2-3 महीने बाद जब हमें पता चलेगा कि क्या हो रहा है वास्तव में। बड़ी खबर यहीं तक। अब सुर्खियां। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी अमेरिकी वीजा एप्लीकेशंस पर रोक लगा दी है। इसके बाद जिन लोगों के वीजा अपॉइंटमेंट्स पहले से शेड्यूल थे उन्हें रद्द कर दिया गया है। उन्हें मेल भेजकर कहा गया है कि नए शेड्यूल के बारे में बाद में बताया जाएगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि सभी अमेरिकी एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स में नई ट्रेनिंग शुरू की जा रही है, इसलिए वीजा अपॉइंटमेंट्स बदले जा रहे हैं। माना यही जा रहा है कि नए वीजा पर पाबंदियां बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार वीजा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। विदेशी प्रोफेशनल्स को दिए जाने वाले H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस लगाई है, जिसके बाद कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने 75 देशों के नागरिकों को वीजा देने पर रोक भी लगाई थी। बाद में फेडरल कोर्ट ने इस पर भी रोक लगा दी थी। अब ट्रंप प्रशासन वीजा पर पाबंदियां लगाने के लिए नए तरीके खोज रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट 2 लाख लोगों के बिजनेस और टूरिस्ट वीजा भी रद्द करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के इतिहास में एक साथ इतने वीजा रद्द करने का यह सबसे बड़ा मामला होगा। अगली खबर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सरकारी हॉस्पिटल के मैटरनिटी वार्ड में आग लग गई। इनमें झुलसने से 14 नवजात बच्चों की मौत हो गई। घटना 26 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे की है। जिस हॉस्पिटल में आग लगी उसका नाम पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। यह इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की प्रवक्ता अनीजा जलील ने मीडिया को बताया कि घटना के वक्त वार्ड में 15 बच्चे थे। एक बच्चे को किसी तरह बचा लिया गया। जिन महिलाओं ने हाल ही में बच्चों को जन्म दिया था उन्हें सीढ़ियों से कई मंजिल उतारकर बाहर निकालना पड़ा। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफ़ा कमाल ने बताया कि आग लगने के समय कई बच्चे इंक्यूबेटर में थे। कुछ को ऑक्सीजन दी जा रही थी। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की वजह से आग और भड़क गई। उन्होंने आशंका जताई कि आग एयर कंडीशनर की वजह से लगी है। हालांकि असल वजह अभी भी पता नहीं चल पाई है। बताया गया है कि हॉस्पिटल में रिपेयरिंग और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पर दुख जताते हुए घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए द लेलेंट टॉक। शुक्रिया। शुभ रात्रि।